हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ली। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि दोनों जो गैमिट्स है, मेल गैमिट एंड द फीमेल गैमिट, दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर उनसे कौन कौन सी स्टेजेस डेवलप हुई, कौन कौन से इवेंट्स डेवलप हुए, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, when semen enters into female body and sperm reach up to oviduct मतलब fallopian tube and if egg present in oviduct then the nucleus of sperm get fused with egg nucleus and then after that these two gametic nuclei fuses to form zygote and this process is known as fertilization। यहाँ पे क्या बोला गया है? देखो, ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जब कोइटस हुआ बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, तो क्या हुआ, जो मेल का जो सीमन था, जो रिलीज्ड सीमन था, वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया, एंटर हो गया वहां पे। ठीक है। अब क्या है, सीमन में मैंने आपको बताया था 3 to 4 ml सीमन एक टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है। एक सेक्सुअल ड्यूरेशन के टाइम पे, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो सीमन रिलीज होता है उसकी अमाउंट कितनी होती है? अप्रोक्स 2 to 4 ml या फिर 3 to 4 ml। ठीक है। अब 2 to 4 ml में मैंने आपको बताया था अप्रोक्स 400 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। 400 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। अब क्या करेंगे, वो स्पर्म्स जो है वो फीमेल की ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था? ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में? एम्पुला पार्ट में हो रहा था। ठीक है। तो अब जो स्पर्म जो है, जो ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो एंटर किए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो क्या करेंगे, ओविडक्ट की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, ओविडक्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इफ एग प्रेजेंट इन ओविडक्ट, यदि एग प्रेजेंट है ओविडक्ट में, तो क्या होगा, जो स्पर्म है और जो एग है दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और दोनों के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब देखो बेटा, एग प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि ओविडक्ट में एग प्रेजेंट होगा तो स्पर्म जाके उसके साथ फ्यूज करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है अगर हम बात करें तो देखो, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, ओव्यूलेशन। क्या बताई थी? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ एग या फिर रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ओव्यूलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? रिलीज ऑफ ओवम, ओवा या फिर एग, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है। ओवम का रिलीज होना फ्रॉम दी ओवरी या एग का रिलीज होना फ्रॉम दी ओवरी, इस प्रोसेस को ही हमने क्या बोला था? ओव्यूलेशन। जब हम लोगों ने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वहां पे हमने इस टर्म के बारे में बात की थी कि रिलीज ऑफ ओवम या रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब इस ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग दी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये क्या होता है? अकर होता है, ओव्यूलेशन होता है उस दिन। ठीक है। मतलब क्या हुआ, सपोज करो कोई लेडी है या कोई फीमेल है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई ड्यूरिंग दी, सपोज करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूं बेटा जिसकी बेसिस पे आप समझ सको। ठीक है। सपोज करो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई जिस दिन, मान लो डेट है 2 तारीख है उस दिन, सपोज करो। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका टाइम पीरियड कितना होता है?
3 to 5 डेज। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी बात करेंगे। 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड होता है जब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम दी वजाइना। ठीक है, तो 3 to 5 डेज की क्या रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है। और सपोज करो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई 2 तारीख को, वो 2 तारीख कोई भी मंथ हो सकता है क्योंकि अप टू 28 डेज बाद ये दोबारा अकर होती है। ठीक है, तो अब ये जो तारीख है इसके 14th डे, अब 2 के बाद जो 14th डे आएगा वो कौन सा आएगा, 16 जो डेट होगी। ठीक है, तो अब ओव्यूलेशन कब होगा, 16 जो डेट होगी, 16 जो तारीख होगी उस दिन ओव्यूलेशन होगा। इसलिए हमने बोला ड्यूरिंग दी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या अकर होता है, ओव्यूलेशन अकर होता है। क्या अकर होता है बेटा, ओव्यूलेशन अकर होता है। और जब हमने बात की थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, जो आपका चैप्टर हमने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे हमने बात की थी एंडोक्राइन सिस्टम में। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने एक हार्मोन की बात की थी, दैट इज LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। किसके बारे में बात की थी बेटा, LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, ड्यूरिंग द 14th डे, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट जिस दिन हुई है उस दिन से 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। अब ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, एग रिलीज हुआ। ठीक है, एग रिलीज हुआ। अब ये जो एग है ये मूव करता हुआ ओवरी से और कहां पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब की साइड मूव करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अपवर्ड साइड मूव करता जाता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था, फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला था बेटा हमने, फैलोपियन ट्यूब। तो एग की जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन कितनी होती है, अप्रोक्स 12 to 24 आवर्स। ये 12 to 24 आवर्स क्या रहता है, फैलोपियन ट्यूब में रहता है। ठीक है, अगर इन 12 to 24 आवर्स में यदि स्पर्म आ गया, ठीक है, यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया और जिस टाइम पे एग प्रेजेंट है ओविडक्ट में, अगर उसी टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, विदाउट प्रोटेक्शन, और अगर यहाँ पे अगर स्पर्म पहुंच गया ओविडक्ट में, ठीक है, तो अब एग भी वहां पे प्रेजेंट है, स्पर्म भी पहुंच गया ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा कब होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बेटा सबसे ज्यादा होते हैं बिटवीन 14 to 16 days of menstrual cycle। ठीक है, जब 14 to 16 डे चल रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन चांसेस मोर। ठीक है, देखो 14th डे पे हुआ ओव्यूलेशन, एग रिलीज हुआ। अब एग का जो लाइफ स्पैन है वो है 24 आवर्स, तो 24 आवर्स तो वहां पे रहेगा। तो अप्रोक्स 14 to जो 16 डे है, 14 to 16 डे जो है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड माना जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ठीक है बेटा, तो याद रखना 14 to 16 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी क्रूशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, या फिर इज वेरी क्रूशियल टू कंसीव प्रेगनेंसी। ओके, क्यों, क्योंकि ओवुलेशन होता है 14th डे, और ओवुलेशन में मतलब रिलीज ऑफ एग। एग का टाइम पीरियड कितना होता है, 12 to 24 आवर्स। 12 to 24 आवर्स वो फैलोपियन ट्यूब में एग्जिस्ट करता है, रहता है। अगर इस दौरान अगर इसको स्पर्म मिल गया तो ये उसके साथ क्या कर देता है, फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। लेकिन अगर इस टाइम में 14 to 16 डेज के दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ और स्पर्म अगर नहीं आया फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या फिर एग के पास नहीं आया, जब एग को स्पर्म ही नहीं मिला, तो ये एग दोबारा से क्या होना स्टार्ट कर देगा आफ्टर 16 डेज। 16 डे के बाद ये एग दोबारा से
ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें अलग अलग जो चेंजेस है वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर आफ्टर 28 डेज, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड है 28 डेज, आफ्टर 28 डेज ये एग है ये दोबारा से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम दी वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन का पता लग गया। अब देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, अगर हम बात करें स्पर्म मेल गैमेट एंड द एग फीमेल गैमेट। अब जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एन नंबर ऑफ प्लॉइडी होती है इनकी। क्या होता है बेटा? देखो हैप्लॉइड का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि स्पर्म की प्लॉइडी क्या है तो आप क्या बताओगे? हैप्लॉइड है। ऐसे अगर आपसे पूछे एग की प्लॉइडी क्या है तो एग भी क्या है? हैप्लॉइड है। एन नंबर ऑफ, ठीक है, एन नंबर हैप्लॉइडी। अब दोनों का फ्यूजन हुआ और दोनों ने फॉर्मेशन किया जाइगोट का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन किया? जाइगोट का। अब जो जाइगोट यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी प्लॉइडी कैसी होती है? डिप्लॉइड। ये कैसा होता है बेटा? डिप्लॉइड, मतलब 2n कंडीशन होती है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो बेटा इस पूरे होल प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने बात की फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेस की हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें तो देखो बेटा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट में भी काफी टाइप के चेंजेस होते हैं, काफी टाइप के डिविजन्स होते हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होता है? अलग अलग स्टेजेस डेवलप होती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का मतलब अब क्या हुआ? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। कौन से इवेंट्स है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। जाइगोट में बहुत सारे टाइप के डिवीजन होंगे और वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। एंड दिस एम्ब्रियो एम्बेडेड इन द थिक वॉल ऑफ यूट्रस। अब क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या होगा? जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ पे हमने बात की, ये मैंने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दी है जिसको हमने फिम्ब्रे बोला था। ठीक है, यहाँ से ये ओवरी है, इस ओवरी ने यहाँ पे एग रिलीज किया। क्या रिलीज किया? ये एग रिलीज किया। अब क्या हुआ? ये एग यहाँ तक पहुंचा, एम्पुला पार्ट तक जब पहुंचा तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ पे स्पर्म था, स्पर्म मिल गया और दोनों का क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया। अब फ्यूजन होने के बाद ये फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का। सपोज करो मैं एक अलग स्ट्रक्चर से बता रही हूं, ये क्या है? जाइगोट है। अब बेटा क्या होगा? ये यूट्रिन वॉल है, यूट्रिन वॉल या फिर यूट्रिन कैविटी, और ये यूट्रस की वॉल है तो आप इसको क्या बोलोगे? यूट्रिन वॉल। ठीक है, क्या बोलोगे इसको? यूट्रिन वॉल। और इसके जो लेयर्स थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड दी एंडोमेट्रियम, जिसके बारे में हमने बात की थी जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी। अब ये जाइगोट क्या है? इस तरफ मूव करता हुआ आ रहा है।
यूट्रिन वॉल की तरफ मूव करता हुआ आएगा। किसकी तरफ मूव करेगा? यूट्रिन वॉल की तरफ मूव करेगा। और इस जाइगोट जो मूवमेंट करेगा इसमें काफी टाइप के चेंजेस होंगे, काफी टाइप के डिविजन्स होंगे। जैसे जाइगोट है, फिर उससे दो सेल स्टेज बनेगी, फिर उससे 4 सेल स्टेज बनेगी, फिर उससे 8 सेल स्टेज बनेगी, फिर 16, फिर 32, ऐसे ऐसे स्टेजेस बनती जाती है सेल्स की। ठीक है, फिर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और वो स्ट्रक्चर इम्बेडेड हो जाता है इन द यूट्रिन वॉल। किस में इम्बेडेड हो जाएगा? इन द यूट्रिन वॉल में इम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है, तो जाइगोट से इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बीच में भी काफी टाइप के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, मोरूला स्टेज बनेगी, गैस्ट्रूला स्टेज बनेगी, ब्लास्टूला स्टेज बनेगी, वो सब आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको इतना याद रखना है आफ्टर द जाइगोट, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ? जाइगोट में डिवीजन हुआ और जाइगोट ने किसका फॉर्मेशन कर लिया? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, एंड दिस एम्ब्रियो इम्बेडेड इन दी थिक वॉल ऑफ यूट्रस। थिक वॉल क्यों बोला हमने? क्योंकि 3 लेयर्स थी यूट्रस के। यूट्रस की वॉल है वो बेसिकली 3 लेयर्स से मिलके बनी हुई थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड दी एंडोमेट्रियम। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमने क्या बोला? थिक वॉल। तो ये जो एम्ब्रियो है ये इम्बेडेड हो जाएगा इन दी थिक वॉल ऑफ यूट्रस। और बेटा बेसिकली कौन सी लेयर में ये सबसे पहले इम्बेडेड होगा? एंडोमेट्रियम में। तो जब एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो इम्बेडेड हो गया तो उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही ब्रेक होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग अकर होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जब एम्ब्रियो ही इम्बेडेड हो गया उस एंडोमेट्रियम लेयर में तो प्रेगनेंसी अकर हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। अब उसके बाद क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, उस टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ठीक है, मेंसेस नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो इम्बेडेड हो गया इन दी थिक वॉल ऑफ यूट्रस। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इम्प्लांटेशन। कि जो एम्ब्रियो था वो इम्प्लांट हो गया। वो क्या हो गया बेटा? इम्प्लांट हो गया इन दी थिक वॉल ऑफ यूट्रस एंड देन डेवलप्स इनटू फीटस। और ये जो एम्ब्रियो था इसने फिर आगे किस में डेवलप हो गया? ये फीटस में डेवलप हो गया। किस में डेवलप हो गया बेटा? फीटस में डेवलप हो गया। तो इतना प्रोसेस समझ में आया। उसके बाद देखो, आफ्टर दैट इट कनेक्ट्स विद मदर बॉडी। अब जो ये फीटस के साथ फीटस में जो डेवलप हो गया इम्प्लांटेशन के बाद, अब ये जो फीटस था ये क्या करेगा? कनेक्ट विद मदर बॉडी। मदर बॉडी के साथ कनेक्शन करेगा, मदर बॉडी के साथ कनेक्ट होगा किससे? बाय दी प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा एक कवरिंग होती है सराउंडिंग दी फीटस, जो फीटस को मदर बॉडी से अटैच करके रखती है, कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। एंड देन कंप्लीट बेबी बोर्न। अब वो जो प्लेसेंटा है, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है अराउंड द फीटस, अब क्या होगा? होल ड्यूरिंग द 9 मंथ्स, जो प्रेगनेंसी पीरियड है 9 मंथ्स का, उस टाइम पे जो बेबी है वो उस प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब उस प्रोटेक्टिव कवरिंग में ही क्या होगा? डेवलप होगा। ठीक है बेटा, देखो अब अगर हम बात करें कि ये प्लेसेंटा ये क्यों जरूरी है। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? कि भाई फीटस के सराउंडिंग प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन हुआ और फिर वो मदर बॉडी से भी अटैच है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इट इज इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड यूट्रस वॉल ऑफ मदर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? इट इज अ इंटीमेट कनेक्शन, एक कनेक्शन है बिटवीन डेवलपिंग फीटस के बीच में एंड यूट्रस वॉल ऑफ मदर, जो मदर की यूट्रस वॉल है उसके बीच में एक कनेक्शन है। और इस कनेक्शन को ही हमने क्या बोला है? प्लेसेंटा। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो गया, जब एम्ब्रियो है वो इम्बेडेड हो गया इन द यूट्रिन वॉल ऑफ मदर बॉडी। ठीक है,
द fetus placenta develops finger-like projections called villi. अब ये जो fetus के सराउंडिंग में जो प्लेसेंटा था उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कर लिए. क्या कर लिए बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कर लिए. ठीक है, सपोज करो ये एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाया मैंने नॉर्मली, एक प्लेसेंटा एक सराउंडिंग है, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लेसेंटा. अब ये क्या करेगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को अराइज करेगा. मतलब देखो ये है फिटस, अब ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन कर लेगा. ठीक है, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है इनको हम क्या बोलेंगे? विलाई. इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? विलाई. अब ये जो विलाई का जो फॉर्मेशन किया है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का फॉर्मेशन किया है, ये क्यों जरूरी है? ठीक है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का जो इसने जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है वो कहाँ पे किया है? इन दी यूट्रस. यूट्रस में किया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो. फीटस प्लेसेंटा, जो फीटस के सराउंडिंग में प्लेसेंटा है, जो फीटस का प्लेसेंटा है, कनेक्ट्स विद मदर प्लेसेंटा थ्रू अम्बिलिकल कोड. ठीक है, ये अम्बिलिकल कोड में ये यू है, UMBICAL, अम्बिलिकल कोड. ठीक है, अम्बिलिकल कोड के द्वारा ये क्या रहेगा? बेसिकली इसके साथ अटैच रहेगा. UMBILICAL, अम्बिलिकल कोड. ठीक है, LI, अम्बिलिकल कोड, ये स्पेलिंग होगी बेटा. ठीक है, तो देखो अब जो मदर बॉडी, ठीक है, अब आपको एक अगर अलग से बात बताऊं, जो मदर बॉडी है या फिर जो मदर प्लेसेंटा है, मदर बॉडी लिख लो एंड अदर लिख लो फीटस प्लेसेंटा. फीटस प्लेसेंटा. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन का काम कर रहा है, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों किसके द्वारा कनेक्ट है? मतलब जो फीटस का प्लेसेंटा है वो मदर बॉडी से कनेक्ट है बाय विच स्ट्रक्चर? अम्बिलिकल कोड. अम्बिलिकल कोड. अम्बिलिकल कोड के द्वारा ही जो फीटस का प्लेसेंटा है वो अटैच है टू दी मदर बॉडी. ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई. अब देखो, अब ये कनेक्शन क्यों जरूरी है? इस कनेक्शन का बेसिक फंक्शन क्या है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो. द ब्लड ऑफ मदर एंड फीटस नेवर मिक्स. जो ब्लड है मदर का और फीटस का वो कभी भी मिक्स नहीं होता विद ईच अदर बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा. क्योंकि प्लेसेंटा प्रेजेंट है, फीटस के सराउंडिंग में प्लेसेंटा प्रेजेंट है. ठीक है, अब वो जो प्लेसेंटा है अब वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है फीटस के सराउंडिंग में. मतलब कोई भी जो मदर बॉडी का जो ब्लड है अब वो उस फीटस बॉडी से एक्सचेंज नहीं हो सकता, मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि फीटस के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन सी है? प्लेसेंटा. इस बिकॉज ऑफ दिस प्लेसेंटा द मदर blood never mix with fetus blood. Okay, so the exchange takes place through placenta by the process of diffusion. इसलिए कुछ चीजों का जो एक्सचेंज होता है, कुछ सब्सटेंसेस का, कुछ केमिकल्स का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन दी फीमेल बॉडी मतलब मदर बॉडी एंड द फीटस इज बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. The placenta forms main function like. प्लेसेंटा का बेसिक फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा क्या प्रोवाइड करता है फीटस को सराउंडिंग में? प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता ही है. उसके अलावा प्लेसेंटा फॉर्म्स मेन फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड स्टोरेज. ये क्या करता है? न्यूट्रिशन मतलब बेबी को, जो वहां पे बेबी डेवलप हो रहा है, जो फीटस डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है. उसके अलावा एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में गैसेस को एक्सचेंज करता है बाय दिस स्ट्रक्चर. मतलब प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन दी मदर बॉडी एंड दी
फीटस। ठीक है, क्योंकि देखो डिफ्यूजन का तो प्रोसेस हो सकता है बाय दिस प्लेसेंटा, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही जो गैसेस है वो एक्सचेंज होगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फीटस की वो बाहर रिलीज होगी और जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इसके थ्रू इनहेल करेगा प्लेसेंटा के थ्रू। उसके अलावा एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लेसेंटा के अंदर जो फीटस है उसका, वो सारा प्लेसेंटा के थ्रू बाहर रिलीज होगा। एंड स्टोरेज, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एफिशिएंट बैरियर टू एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसके अलावा जो प्लेसेंटा है वो एक बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, बैरियर का मतलब क्या होता है बेटा, रोक लगा देना किसी चीज पे। मतलब कोई भी चीज है, सपोज करो एक नदी है, वहां से पानी बह रहा है रेगुलर। ठीक है, आपने वहां पे एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया, अब उसके बाद वो पानी एक साइड से दूसरी साइड मूव नहीं कर पा रहा, एक तरफ ही इकट्ठा है। तो वो जो पत्थर है जो आपने लगाया वो किसका काम कर रहा है, वहां पे बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे जो प्लेसेंटा है वो एक बैरियर का काम करता है ताकि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है फीमेल बॉडी से वो फीटस में ना जा सके। ठीक है, क्या नहीं हो सके, वो फीटस में ना जा सके। इतनी बात समझ में आई। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो प्लेसेंटा है वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करता है, एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी वर्क करता है। एंड सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ये बात बताई थी कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए किस हार्मोन की जरूरत होती है बेटा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरूरी नहीं सिर्फ ओवरी ही उसको रिलीज करे, उसके अलावा और भी अपनी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसा एक आपने अभी पढ़ा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, ओवरी भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। इतनी बात समझ में आई। ये हमने बात की प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा के बेसिक क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, प्लेसेंटा किसमें हेल्पफुल है, कैसे कैसे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कैसे वो एक्सचेंज कराता है गैसेस का। ठीक है, और अदर यूजफुल मटेरियल्स होते हैं जो पास कराता है फ्रॉम द मदर बॉडी टू द एम्ब्रियो थ्रू दिस प्लेसेंटा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यूजफुल मटेरियल्स होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो पास होते हैं फ्रॉम द मदर बॉडी टू द फिटस बाय दिस प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा के थ्रू। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलो अब हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बेसिस पे हम लोग समझेंगे। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर है, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन में क्या किया, ओवरी ने एग रिलीज किया। ओवरी ने क्या किया, एग रिलीज किया। ये फिम्ब्रे लाइक प्रोजेक्शंस थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, जिसने इस एग को क्या किया, कैरी किया, कलेक्ट किया। ठीक है, अब उसके बाद जैसे जैसे आगे गए ये इनफंडिबुलम पार्ट हुआ, फिर एम्पुला पार्ट आया, एम्पुला रीजन आया। अब एम्पुला रीजन में यहाँ पे एग से देखो ये स्पर्म, ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक ब्लैक। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये क्या किया, एग के साथ ही स्पर्म ने फर्टिलाइज कर लिया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये अपना कौन सा पार्ट है, ओविडक्ट का पार्ट है, मतलब फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। और फैलोपियन ट्यूब का भी कौन सा रीजन है, एम्पुला रीजन है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये मूव करता जा रहा है यूट्रस की तरफ। ठीक है, इसने यहाँ पे मूव किया, फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज का मतलब फर्स्ट डिवीजन हुआ। देखो, एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये 2 सेल्स नजर आ रही होंगी आपको। उसके बाद 4 सेल का फॉर्मेशन, उसके बाद 8 सेल्स, उसके बाद 16 सेल का फॉर्मेशन हुआ।
ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होता गया। इस 16 सेल स्टेज को क्या बोला? मोरूला। इस 16 सेल स्टेज को क्या बोला बेटा? मोरूला। और ये कौन सा एरिया था? यूट्रस। एक तरफ की ओवरी का डायग्राम बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी साइड का डायग्राम, अगर दूसरी साइड से अगर एग रिलीज होगा तो ये प्रोसेस दूसरी साइड होता। लेकिन लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि एग जो है वो एक मंथ में लेफ्ट ओवरी से रिलीज होता है, एक मंथ में राइट ओवरी से रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ का डायग्राम दिया हुआ है, ओके। अगर दूसरी तरफ से अगर एग रिलीज होता तो दूसरी तरफ का होता, ठीक है। अब जो ये 16 सेल स्टेज है, मोरूला कितनी सेल, अगर हम बात करें तो मोरूला लगभग कितनी सेल स्टेज है बेटा? यहाँ पे अप्रोक्स 16 to 32 सेल स्टेज है, ठीक है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टूला स्टेज, जिसको हम ब्लास्टूला स्टेज बोलते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? आपको इतनी ये स्टेजेस याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जाइगोट में बहुत सारे टाइप के क्लीवेज हुए, ठीक है। और उन क्लीवेज के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, फिर उस एम्ब्रियो से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने बोला विलाई, जिसने यूट्रिन वॉल में, थिक वॉल ऑफ यूट्रस में क्या कर दिया? इम्प्लांटेशन कर दिया, इम्प्लांट हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो बेटा डायग्राम से आपको समझ में आया कि कैसे ओवम रिलीज हुआ और फिर कैसे उसका इम्प्लांटेशन हुआ। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? इतनी देर से हम बात कर रहे हैं चैप्टर में मेंसुरेशन, मेंसुरल साइकिल, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अब मैंने आपको बताया था कि एग का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 12 to 24 आवर्स। कितना होता है बेटा? 12 to 24 आवर्स वो ओविडक्ट में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में एग्जिस्ट करता है, रहता है। लेकिन उस टाइम पे अगर स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म नहीं पहुंचा उस एग तक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड क्या बताया था फर्टिलाइजेशन का? 14th to 16th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म, मतलब एग को स्पर्म नहीं मिला उस टाइम पे, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो इट ब्रेक्स आउट। अब ये एग क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा एंड डिस्चार्ज आउट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। डिस्चार्ज होगा फ्रॉम बॉडी थ्रू वजाइना विद एंडोमेट्रियम लेयर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम वजाइना, ठीक है। इन दी फॉर्म ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है? इन दी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। कहां से रिलीज होगा? थ्रू दी वजाइना, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंसुरेशन और मेंसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं, या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंसिस। इतनी बात समझ में आई बेटा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, या फिर मेंसुरेशन क्या होता है, ठीक है। मेंसुरेशन साइकिल तो हो गया कि वो कितने टाइम पीरियड का है पूरा, ठीक है। मेंसुरेशन का मतलब हुआ कि मेंसुरेशन या मेंसिस होते क्या है। तो यदि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ स्पर्म के साथ, तो वो एग क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है और डिस्चार्ज होने लगता है फ्रॉम द बॉडी विद एंडोमेट्रियम लेयर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्रस की, वो भी ब्रेक होती है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम लेयर भी ब्रेक होगी, और एंडोमेट्रियम लेयर और ये एग दोनों क्या होने लग जाएंगे? रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग या फिर लिक्विड फ्रॉम वजाइना। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंसुरेशन और मेंसिस, ओके बेटा। इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसका बेसिक टाइम कितना होता है? 3 to 5 डेज तक जो ये ब्लीडिंग का प्रोसेस है या मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। द कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अप टू 28 डेज। जो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अप टू 28 डेज तक होती है, ठीक है। इतनी बात 28 डेज तक होती है, मतलब जैसे सपोज करो अगर एक डेट है, एक डेट को अगर मेंसेस आए तो 3 to 5 डेज वो चलेंगे, अप्रोक्स 4 to 5 डेज
डेट तक, तारीख तक वो चलेंगे। फिर उसके 28 डेज बाद, 28 to 30 डेज, यहाँ पे इरेगुलरिटी भी पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि हर फीमेल में 28 to 30 डेज ही हो, किसी में 27 डेज भी होते हैं, किसी में 26 भी होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हार्मोनल चेंजेस। ओके, तो अब क्या होगा, 4 to 5 डेज जब ये मेंसेस चले, 4 to 5 जो डेट थी या जो तारीख थी, अगर हिंदी में बोले, अगर वहां तक चले, तो उसके 28 डेज बाद, मतलब नेक्स्ट मंथ के 28 to 30 डेज बाद, या 27 डेज, 26 डेज, इरेगुलरिटी भी होती है काफी फीमेल्स में, वरना नॉर्मल जो टाइम पीरियड है वो 28 डेज का ही होता है। ठीक है, 28 डेज बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो देखो आपको 2 पॉइंट्स और है जो आपको याद रखने हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग होती है, क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो बिगनिंग होती है, मतलब जो सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो सबसे फर्स्ट टाइम जो मेंसेस आते हैं ड्यूरिंग दी प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी अराइज होती है, प्यूबर्टी डेवलप होती है बेसिकली फीमेल्स में, तो जिस टाइम पे मेंसेस स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो जो फर्स्ट बिगनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्के। ये 2 टर्म्स आपको याद रखनी है। सेकंड, ये तो कब होता है, एट प्यूबर्टी, बिगनिंग तो कब होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे। उसके बाद होगा स्टॉप्स। ये जो मेंसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये स्टॉप भी होती है कब, एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जब 45 to 50 ईयर्स की हो जाती है फीमेल, उस टाइम पे ये जो मेंसेस है ये स्टॉप हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मीनोपॉज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, मीनोपॉज। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम एक और बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब तक हम लोग बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, तो देखो थोड़ा प्रेगनेंसी के बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के बारे में, तो देखो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो बेसिक कितना होता है, 9 मंथ्स। कितना होता है बेटा, 9 मंथ्स का होता है प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड। अब जो प्रेगनेंसी है उसमें बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। कितने ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर। ये क्या होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। ट्राइमेस्टर क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ, सेकंड, 4th, 5th एंड 6th मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर 7th, 8th एंड 9 मंथ्स। ऐसे ये 9 मंथ्स होते हैं। तो जब फीमेल का प्रेगनेंसी का सपोज करो 3rd मंथ चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। उसके बाद मान लो सपोज करो अगर 5th मंथ चल रहा है तो हम बोलेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। अगर 8th मंथ चल रहा है तो हम बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। ठीक है, तो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। और बेटा जो ये प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, जो प्रेगनेंसी टाइम होता है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन या फिर प्रेगनेंसी टाइम, इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, दैट इज गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड आपको याद रखनी है ये टर्म्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड में बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उसके अलावा एक और टर्म जो आपको याद रखनी है, आफ्टर दी, जब प्रेगनेंसी हो चुकी होती है और जब बेबी बर्थ होने वाला होता है, जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है, जब बेबी रिलीज होने वाला होता है फ्रॉम दी वजाइना, ठीक है, उस टाइम पे जो बेबी का बर्थ है, जो एक्ट है ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ गिविंग birth to a baby is known as parturition। उसको हम क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन।
जो प्रोसेस है जिस टाइम पे बेबी रिलीज होता है फ्रॉम दी वजाइना, जो बर्थ का जो टाइम होता है बेबी का, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, दैट इज पार्चुरेशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा, पार्चुरेशन। जब डिलीवरी का टाइम होता है, ठीक है, जब बेबी क्या होता है, डिलीवरी होती है, जब जो डिलीवरी का टाइम होता है फीटस की का, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। उसके अलावा हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की, मेंसेस के बारे में बात की कि मेंसेस क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल है उसमें यूट्रस की कौन सी लेयर ब्रेक करती है, एंडोमेट्रियम। ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आपको इन पॉइंट्स को जरूर याद रखना है कि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी लेयर यूट्रस की ब्रेक होती है, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। और अगर आपको इतने में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा।